नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में कि क्या थी भारत के संविधान की विशेषताएँ। दोस्तों, पढ़िए ऐसे कि आप किसी और को पढ़ा सकें, रटिए मत, उस सीक्वेंस में आप पढ़िए और हर एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, जो संविधान की पहली विशेषता है वो है लिखित संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है अलिखित, दूसरा होता है लिखित। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? दोस्तों, यदि कोई संविधान परंपराओं पर, वहाँ के रीति रिवाजों पर आधारित होकर बिना किसी प्रक्रिया के बन जाता है अचानक, तो उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, वो एक अलिखित संविधान है। ठीक है, और दोस्तों, अलिखित होने का ये अर्थ नहीं है कि वो पुस्तक में कहीं लिख के रखा नहीं गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी लिखा जाता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो परंपराओं पर और वहाँ के रीति रिवाजों पर आधारित होता है, जो एक आकस्मिक घटना होती है या अचानक से बन जाता है। लेकिन जो लिखित संविधान होता है वो एक निश्चित संविधान सभा द्वारा एक प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण होता है। दोस्तों, जो हमारा लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें शुरुआत में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग शामिल थे। लेकिन वर्तमान में हमारी अनुसूचियाँ बढ़कर 470 अनुच्छेद बढ़कर 470 और अनुसूचियाँ 12 भाग 25 हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद ही हैं। कितने हैं? सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, तो सबसे छोटा है। अब हम बात करते हैं आंतरिक एवं बाहरी स्रोत। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, हमारा भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। हमने यहाँ पे कई देशों से किसी ना किसी चीज़ को ग्रहण किया है। आंतरिक में क्या है कि हमने भारतीय शासन अधिनियम के तहत कई सारी चीज़ें संविधान में डाली हैं। बाहरी स्रोतों का क्या है? हमने जैसे ब्रिटेन से लिया था संसदीय शासन, एकल नागरिकता, और अमेरिका से न्यायिक शक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था नीति निर्देशक तत्व राज्य के। ठीक है, इसी प्रकार बाहरी देशों से जो हमने संविधान में अपने कई चीज़ों को ग्रहण किया वो थे संविधान के बाहरी स्रोत। तो आंतरिक एवं बाहरी स्रोत का अर्थ यही हुआ कि हमने जो भी चीज़ें ग्रहण करी हैं उनको यहाँ पे बताना है। कठोर एवं लचीला। कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब, यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, ठीक है, और आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो कठोर संविधान कहलाता है। लेकिन वही संशोधन की प्रक्रिया यदि बहुत ही आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, तो वो संविधान लचीला संविधान होगा। तो दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है वो कठोर एवं लचीला दोनों है, और इसमें संसद की 2/3 बहुमत पर आसानी से, साधारण बहुमत पर संशोधन किया जा सकता है, और आधे से अधिक राज्यों की किसी विधेयक में ज़रूरत भी होती है। तो संशोधन कितने प्रकार का होता है, इसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगी और इसे देखिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एकल नागरिकता की। जो एकल नागरिकता है ये हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। दोस्तों, होता क्या है, नागरिकता दो प्रकार की, एक एकल नागरिकता, एक दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता में क्या होता है कि यदि आप, जैसे भारत में भारतीय ही हमारी नागरिकता है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमें यूपी की भी नागरिकता मिलेगी और भारत की भी नहीं, हमें सिर्फ सेंट्रल यानी सिर्फ भारत की, इंडियन नागरिकता हमारी होगी। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका के राज्य में आप रहते हैं, जिस राज्य में, उस राज्य की आपको नागरिकता दी जाएगी, साथ ही साथ अमेरिका की भी नागरिकता दी जाएगी। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आप जिस
राज्य में रहते हैं वहाँ की नागरिकता भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ अमेरिका की नागरिकता भी मिलेगी। लेकिन भारत में आप सिर्फ एक भारतीय नागरिक हैं, आपको आपके राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं में मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों मौलिक अधिकार तो आप जैसे जानते हैं हमने अमेरिका से लिया है, और मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार जो था वो शुरुआती दौर में जब संविधान बना तब ये 7 थे, लेकिन इस समय इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों जो 7वां था, यानी जिसे हमने निकाल लिया अपने संविधान से, वो था संपत्ति का अधिकार, जो एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो हमारे मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यदि हमारे मौलिक अधिकार का किसी के द्वारा हनन हो रहा है तो हम उसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में कर उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। अब दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता में से एक है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के हैं, इसका हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, जो कि भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो जनता के हित के विरोधी हो या जनता के हितों के विरुद्ध हो। सरकार हमेशा ऐसा ही हित, ऐसा ही कानून बनाएगी जिससे जनता को फ़ायदा हो। ठीक है, जनता के फेवर में होना चाहिए। तो राज्य की नीति को निर्धारित करता है सरकार, उसको लागू करता है जो कि जनता के हित में होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष। किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। भारत एक सेकुलर है, वो देश है। ठीक है, इसमें आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप पूरी तरह से यहाँ पर स्वतंत्र हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाएगा और ज़बरदस्ती हिंदू बना दिया जाएगा। आपको हमेशा स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। ठीक है, राज्य भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या कि धर्म के नाम पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अब दोस्तों आते हैं मौलिक कर्तव्य की ओर। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य था, जब हमारा संविधान बना तब ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं था। ठीक है, तब ये संविधान में शामिल नहीं था। लेकिन जब स्वर्ण सिंह समिति 42वें संशोधन में 1976 में इसे हमारे संविधान का एक भाग बनाया गया, संविधान में जोड़ा गया हमारे मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो होता है ये कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये कानून नहीं है। मौलिक कर्तव्य ऐसा कर्तव्य है जिसे आप खुद से अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। इससे जो सरकार है वो आप पर ज़बरदस्ती नहीं कहती है कि नहीं तुम मौलिक कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप उसे अपनाते हैं या नहीं। जैसे कि मौलिक कर्तव्य आपका है कि आप किसी भी सरकारी संस्था पर किसी भी सरकारी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, राष्ट्र के हित में आप कार्य करेंगे। ठीक है, देश हित में कार्य करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। आप पे किसी प्रकार का कोई भी जोर नहीं दिया जाता है कि इसका पालन आप करें। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको मन करे तो फॉलो करिए, नहीं मन करता है मत मानिए। ठीक है, अब बात है सार्वभौमिक मताधिकार की। दोस्तों भारत में सभी का मत जो होता है वो एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अंबानी है तो उसका मत जो है भैया वो सबसे ज़्यादा होगा और कोई ठेला वाला है तो उसका कम होगा, ऐसा कुछ नहीं। भारत में प्रत्येक नागरिक का जो मत देने का अधिकार है वो एक समान है। ठीक है, और मत का जो मूल्य होगा वो बिल्कुल भी किसी में भी
अंतर नहीं होगा, सबके मत का मूल्य एक होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भेदभाव होगा, जाति लिंग किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी मतदान करने के लिए एक बराबर हैं। बस आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष या इससे अधिक यदि आप हैं तो आप मतदान कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। पहले ये जो 18 वर्ष उम्र है ये थी 21 वर्ष, ठीक है, लेकिन जब 61 संशोधन हुआ 1989 में तब इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में। दोस्तों जो न्यायपालिका होती है वो हमारे संविधान की रक्षा करती है, ठीक है। संविधान के विरुद्ध यदि कोई भी कदम उठाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई आम नागरिक हो, यदि कोई भी हमारे संविधान को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है, संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तो न्यायपालिका उस पर एक्शन लेगी और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उसे दंडित करेगी, ठीक है। तो न्यायपालिका यहाँ स्वतंत्र है। अब दोस्तों बात करते हैं आपातकाल प्रावधान की। हमारे देश में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। दोस्तों राष्ट्रीय आपात कब लगता है? यदि किसी बाहरी आक्रमण होता है किसी का या युद्ध का माहौल पैदा हो जाता है तब राष्ट्रीय आपात लगता है और ये अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? यदि दोस्तों राज्य में जो राज्य की सरकार है वो ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, उसे बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी कि राज्य से संबंधित यदि किसी भी समस्या उत्पन्न होती है तो राज्यपाल वहाँ पर राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ का जो शासन है वो राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात यानी किसी धन संकट हमारे देश में उत्पन्न होता है, धन की कमी हो जाती है, ठीक है, तब वित्तीय आपात लगाया जाता है जो अनुच्छेद 360 में उल्लेख है। दोस्तों हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन हमारे देश में 125 बार लगाया जा चुका है, जिसमें यूपी में हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रीय आपात अभी तक सिर्फ 3 बार लगाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी विशेषताओं में। जो सबसे अहम विशेषता है वो है त्रिस्तरीय सरकार। बाकी देशों में क्या होता है कि या तो केंद्र के स्तर पे सरकार होती है या राज्य के, लेकिन हमारे जो भारत है, भारत में 3 स्तर पे होती है, एक केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा पंचायतों या स्थानीय शासन, ठीक है। दोस्तों 1952 में 73वें और 74वें संशोधन में पंचायत राज को जोड़ा गया, ठीक है। पंचायत में क्या, केंद्र में शक्ति भी होगी, राज्य में होगी, उसके बाद जो सबसे नीचे स्तर पे होगी वो होगी स्थानीय शासन, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार होती है जो किसी और संविधान में नहीं है। तो हमारे इस संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है। ये किसी और संविधान में नहीं है, सिर्फ भारतीय संविधान में है, ठीक है। स्थानीय सरकार यहाँ पे शासन करेगी। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और आप पूरी तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। यदि अगर नहीं हुए हों तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। और पुरानी वीडियो हमारे संविधान से रिलेटेड नीचे दे दी गई हैं, उन्हें देखिए। तो दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको अच्छी अपडेट्स आगे भी देते रहेंगे।